हाई स्कूल में हम लोग पढ़े थे विज्ञान के बारे में। विज्ञान के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो हम लोगों का है भौतिक विज्ञान, इसके बारे में तुम चर्चा नहीं करेंगे। अब कौन? एक हम लोगों का आएगा रसायन विज्ञान और दूसरा आएगा जीव विज्ञान करके। हमें ये चीज को शुरू करना है, इनके बारे में देखना है कि रसायन विज्ञान में हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी भी बच्चे से पूछो तो वो हाथ जोड़ लेता है इसी की वजह से कि रसायन विज्ञान में उसको मतलब सीधा ये समझ नहीं आता है कि इसमें हो रहा क्या रहा पर। रसायन विज्ञान उसको जल्दी समझ नहीं आएगा। बहुत बच्चे कम होते हैं जो समझ पाते हैं, और उनके पीछे एक मेन रीजन होता है जो रसायन विज्ञान को ना समझ में आता है। मतलब सीधा हम कह दे तो भी रसायन विज्ञान को स्टार्ट करो, ये सब चीजें ना नोट करो। और रसायन विज्ञान को अगर हमें अच्छे से समझना है, क्या करना हमें? रसायन विज्ञान को अगर हमें अच्छे से पढ़ना है तो जो भी चीजें बता रहे हैं उस चीजों को थोड़ा ध्यान देना। क्या करना है? इसमें एक चीज गोल होना चाहिए। गोल है कि नहीं है? पहले गोल मतलब ये गोल वाला गोल नहीं, GOAL गोल। गोल सीधे बोल दे टारगेट। टारगेट तुम लोग का होना चाहिए 100 में से 100, 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रखना होगा। तब बताना कि इसमें हम किस हिसाब से पढ़े, वो चलेगा वो। तो ध्यान देना तनिए, इतना टारगेट है कि नहीं पहले ये बताओ। पहले 100 में से 100 नंबर लाने को मतलब वो करोगे, मेहनत करोगे? मेहनत करना होगा। 100 में से अगर 100 का टारगेट लेकर चलते हो तो 100 नहीं तो 95 तो वही भी करेगा, इतना तो आएगा। अब क्योंकि हमसे पढ़ रहे हो इसलिए आएगा, हमसे पढ़ रहे हो ना इसलिए आएगा। और ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। कब आएगा? जो जो चीजों को बता रहे बस उस बात को ध्यान रखना था। नहीं, उस बात को हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि जो रसायन विज्ञान हमारा है ये कई भागों में होता है। रसायन विज्ञान के बारे में अगर बात करें परिभाषा तो अलग होती है। ये कई प्रकार का होता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जो है हमारा ये भी इनके 3 प्रकार है। 3 प्रकार मुख्यतः होते हैं। कौन कौन? एक होता है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन भी इसी में पढ़ने को मिलता है हमें। एक कौन होता है? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। और तीसरा जो होता है कार्बनिक रसायन होता है। तीसरा क्या होता है? कार्बनिक रसायन होता है। ये 3 बुकें होती हैं। मतलब हमें अभी क्या है, हाई स्कूल में क्या पूरा इकट्ठे पढ़ाया जाता है रसायन विज्ञान में, और फिजिक्स को इकट्ठे पढ़ा दिया जाता है और जीव विज्ञान को इकट्ठे पढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब हम इंटर में जब प्रवेश करते हैं तो रसायन विज्ञान की अलग बढ़ जाती है, भौतिक विज्ञान की अलग, और बायोलॉजी का क्या होता है, जीव विज्ञान का अलग हो जाता है। उसमें भी टुकड़ा मिलना शुरू हो जाता है। मतलब रसायन विज्ञान जो अलग बटा हुआ है उसके भी प्रकार आ गए। और हम बात करें कि रसायन विज्ञान में जो है जो तगड़ा बनाने वाला है, बच्चों को थोड़ा यही सब्जेक्ट जो है रसायन विज्ञान ही कम समझ में आता है। और उसका मेन रीजन है जो बेसिक चीजें नहीं पता, जो भी बताएंगे क्या क्या चीज तुम्हें ध्यान रखना है। इसको तगड़ा बनाने वाला कौन है? सीधा सीधा है। अगर हमें इसको आसान बनाना है, इसको हमें अच्छी तरीके से समझना है तो हमें टारगेट करना होगा इनको। कार्बनिक रसायन को हमें टारगेट करके पढ़ना पड़ेगा, यही हमारा मेन है। अगर इस चीज को हम टारगेट कर लेंगे, आसान बना लेंगे, समझ में आ गई ये चीज हमारी, तो रसायन विज्ञान में कुछ नहीं रह गया है। मतलब रसायन विज्ञान को तगड़ा बनाने वाला, कॉम्प्लेक्स बनाने वाला कौन व्यक्ति है? वो कार्बनिक ही है। इसी को हमें संभालना पड़ेगा। अगर ये चीज संभल में आ गया, हमारे बस में हो गया, तो ये हमारे लिए कुछ नहीं रह जाएगा। इनकी खोज किसने किया था? इन सब की खोज, तो इनकी खोज जो हुई थी, मतलब भौतिक विज्ञान की खोज, और चाहे अकार्बनिक की खोज, और चाहे इनकी खोज,
अकार्बनिक की खोज किसने किया था? तो इनकी खोज वर्नर ने किया था, मतलब इनके जनक वर्नर हैं। अकार्बनिक रसायन की खोज, मतलब अकार्बनिक रसायन के जनक कौन है? वर्नर हैं। कार्बनिक की खोज, कार्बनिक की खोज तो किसने किया था? बताए होंगे किसने किया था अकार्बनिक की खोज? हाँ? तो इनकी खोज फ्रेडरिक वोहलर ने किया था। मतलब खोज मतलब सीधा हम कहते हैं इनके जनक। और इनकी इनका इनका भौतिक विज्ञान का हम पूरे की बात करें तो पूरे के जनक कौन है? इन पूरे के जनक है एंटोनी लेवोसियर है। एंटोनी लेवोसियर, यहां पर कहीं कहीं पर सर्च मारेंगे हम तो एंटोनी लेवोसियर भी आते हैं इन्हीं के, उनके जनक भौतिक विज्ञान भौतिक रसायन के लेवोसियर। और इनके हो गए वर्नर भाई साहब, और इनके कौन हो गए? फ्रेडरिक वोहलर। तो इनके जनक ये हैं। हमें पढ़ना क्या है? हम लोगों को टारगेट बनाना है कार्बनिक रसायन। अगर कार्बनिक रसायन की परिभाषा इनके बारे में बाद में देखेंगे, इन दोनों लोगों के बारे में बाद में। हमें मुख्यतः क्या पढ़ना? रसायन विज्ञान में दो चीजें पढ़नी है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है अभी। ये हमें कब पढ़ने मिलेगा? जब हम और आगे बढ़ेंगे, बीएससी से जब पढ़ने चलेंगे तब यहां पर हमें तीनों पढ़ने मिलेगा, तीनों। लेकिन अभी फिलहाल हमें यही दोनों पढ़ने मिलेगा। अकार्बनिक, कार्बनिक। अकार्बनिक हमारा क्या है? फर्स्ट पेपर है, और ये हमारा क्या है? सेकंड पेपर है। और अभी हम टारगेट लेकर चलेंगे इसको केवल हम समझने के। अगर ये हमारे पास समझ में आ गया, पल्ले आ गया, तो ये हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं डालेगा, कोई बाधा नहीं डाल सकता। वो रसायन विज्ञान को तगड़ा बनाएगा तो वो यही बंदा है, और हम उसको टारगेट लेकर चलते हैं। मतलब जो बच्चों को कम समझ में आता है वो रीजन जो है पहले उसको हम टारगेट करते हैं। तो वो कौन है जो कह दे कि तगड़ा बना देता है? रसायन विज्ञान को हार्ड बनाने वाला वो यही व्यक्ति है, और उसी से हम पहले शुरुआत करते हैं कि इसी से पढ़ना शुरू करो जो तगड़ा है। पहले इसी चीज को समझने की कोशिश करो कि इसमें है क्या चीज कि ये तगड़ा बना देता है उसको। अगर इनके बारे में देखें तो कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या है? तो इनकी परिभाषा बहुत सिंपल चलती है। सिंपल क्या है परिभाषा? ये है, अगर कोई पूछे कार्बनिक रसायन की परिभाषा बताओ, तो कार्बन एवं क्या चीज है? उसके यौगिकों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। मतलब सीधे भी ये कह दे कि कार्बन से संबंधित यौगिकों का अध्ययन करना कार्बनिक रसायन, और जिनमें कार्बन ना हो वो अकार्बनिक होता है। तो सीधा परिभाषा लिख सकते हैं हम कि जिनमें कार्बन से संबंधित चीजों का अध्ययन ना करने मिले वो अकार्बनिक, और जिनमें कार्बन से संबंधित यौगिक का अध्ययन करने मिले वो कार्बनिक होता है। हम लोगों को यही चीजें पढ़ना है। क्या है हम लोगों का पहला टारगेट? कि जो सब लोग छोड़ कर भागते हैं हम लोग उनसे स्टार्ट करेंगे, जो तगड़ा बनाता है, कॉम्प्लेक्स इनको करता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश वर्ड भी लिखते रहा करो साथ में। अगर इसके बारे में बोले भौतिक रसायन का, तो इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या चीज? फिजिकल केमिस्ट्री। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। मतलब ये हमारा कौन है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कार्बनिक रसायन हम लोग शुरू करेंगे, और इसी को हम पहले समझेंगे क्या चीज है इसमें। हम लोग का टारगेट वो होना चाहिए, और अगर ये टारगेट है, तुम लोग के अंदर जज्बात है, तब क्या क्या चीजें ध्यान देना होगा। अगर देखो इसको उठाना ना, नंबर को उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस वो हमें पालन करना पड़ेगा, उसका हमें पालन करना है। क्या क्या चीजों को, बातों को ध्यान रखना है, वो सारी चीजें बता रहे, ध्यान रखना क्या क्या चीजें इसके लिए तुम्हें आवश्यक हो सकती है। अगर ये चीज को अचीव करना है, 100 में से 100 लाना है,
तो तुम्हें जो जो बातें बता रहे उस बात को डेली तुम्हें करना है। सबसे पहली चीज तो क्या कि सबसे पहली चीज तो ये कि जो भी कुछ हम पढ़ाएं उसको पढ़ो, उसके बाद से FWB मतलब जो भी कुछ हम पढ़ाएं तो उसको अपने कॉपी में नोट करो, और कॉपी में नोट करने के बाद उसको जाकर अपने घर पर फेयर भी कर डालो तुरंत। CWB का मतलब क्लास वर्क बुक लिखे हुए यहां पर, मतलब जो यहां पे पढ़ाएंगे वो क्लास वर्क बुक हो गया, अपने रफ में नोट किए। फिर फेयर वर्क बुक हो गया, मतलब अपने कॉपी फेयर में लिखेंगे हम जाकर। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा हमारा दो चीज हो जाएगा कि रिवीजन हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? रिवीजन बहुत तगड़े से हो जाएगा कि एक बार तो हम पढ़े कर रहे हैं, अपने कॉपी में देख करके उतारे, एक बार अपने कॉपी में लिखे, उसके बाद से जाकर फेयर में भी उतार लिए, रफ में उतारे, फिर फेयर में उतार के 2 बार लिख दिए हम। एक के चीज जो हम पढ़ाए उसको 2 बार नोट कर लिए तुम लोग उठा करके। तो ये फायदा हो जाएगा कि जो पढ़े हो कॉपी में नोट करोगे यहां पर, और तुरंत जाकर के घर पर तैयार उतार लोगे तो तुरंत रिवीजन हो जाएगा हम क्या क्या चीजें पढ़ के आए हैं। उसके लिए ये काम पहला करना होगा। दूसरा क्या चीज, दूसरी बात अगर हम रखें यहां पर इसके लिए कार्बनिक रसायन के लिए, देख लो एक चीज और, ये जो कार्बनिक रसायन है ना, ये 50% हमारा पेपर में यही पूछा जाता है, 50% जो है हमारा यही पूछा जाता है। अगर ये किसी बच्चे को समझ नहीं आया है, मतलब नहीं जानता है, तो वो कितना भी कर लेगा 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकता है। सोचो कि इसके बदौलत हम ला दे, कार्बनिक रसायन के बदौलत 100 में से 100 नंबर लाना, तो वो नहीं आएगा, इसके बदौलत आएगा। अगर ये समझ में आ गया हमें कार्बनिक रसायन, तो वो हमें कोई दिक्कत नहीं वहां से। मतलब हमें अगर 100 में से 100 नंबर निकालना है तो हमें पहले इसको संभालना पड़ेगा, और इसको संभालने के लिए जो जो बातें बता रहे हो उसको याद रखना, यानी कि एक जिद होनी चाहिए। क्या चीज? हैशटैग जिद कर, ये होनी चाहिए। मतलब अपने आप में एक जिद होनी चाहिए कि हाँ, ऐसा नहीं कि आज एक ही दिन खाली जिद रहनी चाहिए, ये जिद बिगड़ने ना पाए। तो डेली अपनी जब जो भी चीजें बता रहे इसको पहले अपने पन्ने पर लिखोगे जाकर, जो भी चीजें लिखवा रहे सारा अपने कॉपी पर लिख दोगे, फ्रंट पेज पे पहले, जहां पर लेसन से लिखने से पहले। क्लास वर्क बुक सिर्फ क्या लिखोगे? फेयर वर्क बुक। और जो भी कुछ लिखा जाएगा कहीं पर भी हो, कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए, सुंदर। और क्या होना चाहिए? सुंदर से सटीक व सुलझी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना होगा। सुंदर, सटीक व सुलझी। सुंदर मतलब कोई भी चीज लिखो तो भावकाली में लिखो, दिखे, अच्छा दिखे वो। जितनी चीजें आकर्षक मतलब आकर्षित होंगी, आकर्षित वाली चीजें लिखोगे उतना तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। जितना बढ़िया बनाकर लिखोगे उतना पढ़ने में मजा आएगा, जितनी अच्छी राइटिंग होगी। पता लगा कि उसी पे काटे पीटे हो तो पढ़ने झांकने को मन नहीं करेगा। जितना चिक्कन लिखोगे, चिक्कन कह दिए, सुंदर लिखोगे उतना ही मजा आएगा पढ़ने में। कहोगे ला तो नहीं पढ़ लेते, इसको क्या लिखे हैं आज। इतना सुंदर बनाकर लिखोगे तो सब टाइटल रखना चाहिए। सुंदर के साथ साथ कैसा होना चाहिए? सटीक। सटीक का मतलब, सटीक का मतलब ये कि किसी को मतलब कौनो भी क्वेश्चन है उसका जवाब एक के लाइन में होना चाहिए, लेकिन सटीक होना चाहिए। कोई पूछ ले भैया बताओ भौतिक क्या है, तुरंत बोल दो अध्ययन करना, सटीक जवाब दे दिया हम। कोई बढ़ा थोड़ी ना कि इनका उनका इनका उनका बकाने लग गए खाली बैठा करके। एक भाषा में दे दो, अब ऐसा दो कि समझ जाए। सटीक बोल दिया हमने, कह दिया कि अध्ययन करना ये क्या कहलाता है, मतलब किसी भी चीज का हम अध्ययन करते हैं वो हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो एकदम सटीक वर्ड होना चाहिए। बहुत लोग गजर बजर करके पता ना काका भर देंगे अंदर उठा करके, ये नहीं वो नहीं, ये करो लिखो, उसमें लैंग्वेज कर देंगे, दो तीन लाइन का करवा देंगे। तो मतलब सुंदर भी होना चाहिए, और कोई भी जवाब लिखो तो एकदम सटीक, बिल्कुल एकदम लग जाए कि हाँ इसका आंसर मिल गया, हम जवाब आ गया। और कैसा आना चाहिए? सुलझा हुआ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कौनो भी जवाब क्वेश्चन पूछा जवाब दिए तो जो जवाब दिए तुम ही नहीं समझ पाए कि हम क्या बोल गए।
ऐसा जवाब नहीं देना है, हमें ऐसा जवाब देना है कि जो सुलझा हुआ, बिल्कुल एकदम आसान से शब्दों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भौतिक विज्ञान को हम बोल रहे हैं कि अध्ययन करना ही क्या कहलाता है भौतिक विज्ञान, कोई और आया तो दूसरे तरह परिभाषा लिखवा चला गया। मतलब हम सीधे ये कहते हैं कि जो भी सेंटेंस लिखो वो कौन सी भाषा में होनी चाहिए, सुलझा होना चाहिए, मतलब बिल्कुल आसान शब्द होना चाहिए और सटीक होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए, ये होनी चाहिए इसके अंदर, तब जाकर के हमारे 100 में से 100 आएंगे। 100% अगर लाना है नंबर तो यही दिला सकता है, कोई नहीं दिला पाएगा तुम्हें। कार्बनिक रसायन ही तुम्हें 100 में से 100 दिला सकता है। बच्चे क्या हैं, इसी की बदौलत बहुत तगड़े तगड़े एग्जाम क्लियर करते हैं। आईआईटी हो गया, जेई हो गया, नीट हो गया, इन सब का क्या कर लेते हैं केवल इसकी बदौलत। इतना तगड़ा चलता है, इसकी बदौलत जो है ना बच्चे आईआईटी जेई नीट की तैयारी कर जाते हैं और क्वालिफाई भी कर जाते हैं। अगर ये नहीं आ रहा तो वो समझ लो आ जाए कर ले जाए, मुश्किल है, वो नहीं हो पाएगा, भूल जाओ उसको करना। अगर ये आता है तभी वो हो पाएगा, वरना नहीं होने वाला है। तो यानी कि हमें सीधा सीधा मतलब हमें समझ में आ चुका है थोड़ा बहुत कि इनके बिना तुम्हारा रसायन विज्ञान चलने वाला नहीं है यहां पर। इसके बिना सोचो हम पीछा छुड़ा ले, रसायन विज्ञान हम समझ जाए तो वो वही वाली बात होगी जो सारे बच्चे कहते हैं भैया समझ नहीं आता है, तो वो यही होगा, जो इसको नहीं समझ पाएगा वो ये नहीं समझ पाएगा। और क्या होना चाहिए, तीसरी बात को क्या रखना होगा, एक हम और कहते हैं कि कार्बनिक रसायन को पढ़ने से पहले इसमें हम एक चीज देखें तो इसमें अच्छी बात और खराब बात भी लगती है हमें। कुछ बातें दो तरह से हमें बात लगती है, यहां पर दो तरह से बात ये लगती है कि क्या चीज, एक तो हमें अच्छी बात भी लगती है यहां पर, मतलब दो तरह से हमें लगता है, यहां पर अजीब लगता है, दो तरह की बातें उठती है। एक तो अच्छी बात लगती है और एक बुरी भी बात यहां पर लगती है। अच्छी बात क्या है, अब बुरी बात रसायन विज्ञान में क्या है। अच्छी बात यह है कि इसमें जो है ना हमारे लेसन वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। पहला लेसन दूसरा से, दूसरा तीसरा से, तीसरा चौथा से, ये क्या होते हैं, जुड़े, मतलब आपस में ये लेसन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये हमें सही लगता है। और दुखी की बात क्या है इसके अंदर, बुरी बात यह है कि इसमें अगर हम सोचो कि बीच से पढ़ ले तो वो नहीं समझ में आएगा, ये बुरी बात इसकी है। सब चीज को बीच से पढ़ना चाहो तो समझ में आ जाएगा, भौतिक विज्ञान चाहे जहां से पढ़ना शुरू कर दो, चाहे जौन से लेसन उठा लो वहां समझ में आ जाएगा। कार्बनिक अकार्बनिक में घुस जाओ तो उसमें भी चाहे जहां से पढ़ना शुरू करो समझ में आ जाएगा। लेकिन कार्बनिक रसायन ऐसा सब्जेक्ट हमारा है जो बीच से तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, बीच से सोचो पढ़ के हम समझ जाएं तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है एक दूसरे से कनेक्टेड, मतलब पहला लेसन दूसरा से, मतलब पहले को अगर मतलब दूसरा समझना तो पहले को हमें पढ़ना जरूरी होगा, तब जाकर के दूसरा समझ में आएगा, दूसरा समझ में आएगा तो तीसरा समझ में आएगा, तीसरा आएगा तो चौथा समझ में आएगा, चौथा तो पांचवा समझ में आएगा। ये एक दूसरे से हम क्या कह सकते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं, ये अच्छी लगती है यहाँ पर कि जो हम पीछे पढ़े अगर आगे लेसन में जाना तो पीछे चीजों को रिपीट करना पड़ेगा, क्या पढ़े हैं। तीसरा में जाना दूसरे को हमें अध्ययन करना पड़ेगा, यानी कि जो भी चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं वो सारी चीजें हमारे आगे काम आने वाली है। तो ये अच्छा यहाँ पर लगता है। अब बुरा क्या लगता है यहाँ पर कि अगर कोई बच्चा बीच से अगर पढ़ना चाहेगा तो उसके लिए भैया बीचों बीच में से पढ़ना, बीच में पढ़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा उसके लिए, फिर उसके लिए समझ में आना कम आएगा। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, आएगा समझ में। हम कहते 100 में से 100% ना समझ में आएगा तो 100 में से 75% तो जरूर उसको समझा देंगे किसी तरह से। हम उस तरह से हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि यहां पर ना पूरा समझ में आए तो कम से कम क्या हो 75% तो समझ में आएगा, 25% जो है नहीं आ सकता है। क्योंकि कितना भी कोशिश करेंगे तो 100 में 100 नहीं समझा सकते, क्योंकि उसके पीछे की चीजें क्या हो चुकी है, छूट चुकी है। तो इसलिए इसको समझाना मुश्किल हो जाएगा और दिक्कत डाल देता है यहां पर। तो ये भी चीज ध्यान रखना होगा, तीसरी बात। चौथी बात, जो हम पढ़ाते हैं ना वो कहीं का भी बच्चा हो, चाहे वो एमपी का हो,
मध्य प्रदेश का हो, और चाहे हम लोगों के यूपी बोर्ड का हो, एमपी बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, और चाहे कहाँ का हो, झारखंड बोर्ड हो, और चाहे सीजी बोर्ड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, और चाहे बिहार बोर्ड हो, कहीं का भी हो, हमें क्या और कह दें कि जो हमारा सिलेबस है ना, एनसीईआरटी पैटर्न चलता है, एनसीईआरटी पैटर्न लागू है। मतलब एनसीईआरटी बुक हम लोग पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी बुक में यह है कि चाहे कौनो भी बोर्ड उठा लो, वो सारे बोर्ड में लगभग सिलेबस जो है हमारे मिलते जुलते हैं। सारे सिलेबस लगभग, इक्का दुक्का अगर हम हटा दें, एक दो सिलेबस नहीं मिलेगा, खाली एक आध दो लेसन ऐसे होंगे जो नहीं पाओगे। जैसे मान लो यूपी बोर्ड में हेलो एलकेन है तो पता लगे इसमें हेलो एलकेन नहीं होगा। मतलब एक आध दो लेसन होंगे जो एक दूसरे के बोर्ड में क्या होंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन अधिकतर सारे लगभग पूरे चैप्टर सारे बोर्ड में मिलेंगे तुम्हें। बस ये हो सकता है कि कौनो पहले होगा तो कौनो बाद होगा। हम पहला लेसन पढ़ रहे यूपी बोर्ड में तो वो सिलेबस शायद वो चैप्टर उनके 10वां लेसन में दिया हो, तो लेसन का और फर्क हो सकता है। लेकिन सब हमारा जो चैप्टर होगा सब सेम चलेगा। जो हम यूपी बोर्ड में पढ़ेंगे वही हमारा एमपी बोर्ड में काम आए, हर एक बोर्ड में काम आएगा, क्योंकि इसीलिए एनसीईआरटी बोर्ड लागू कर दिया गया कि सारा बच्चा जहां भी रहे वो सब एक के पढ़ेगा उठाकर, उनको सारा मिलेगा पढ़ने को, इसलिए एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ। और क्या चीज इसमें हमें अगर ये चीज को देखना है तो कार्बनिक रसायन जो है ना हमारा, इसमें हमें एक चीज और लगता है, ये हमें टू रनवे ट्रैफिक की तरह लगता है थोड़ा सा। मतलब टू रनवे ट्रैफिक लगता है। कार्बनिक रसायन को पढ़ना मतलब हमें टू रनवे की तरह लगता है। टू रनवे ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि इसमें टू रनवे मतलब जानते हो, जैसे रोड देखे होगे डबल लाइन की होती है, तो डबल लाइन में क्या होता है कि एक तरफ से गाड़ी जाती है तो एक तरफ से गाड़ी आती है, तो वो टू लाइन हो गई। तो वैसे ये भी लगता हमें कि एक तरफ से हम पढ़ते हुए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें क्या करना है, पढ़ते भी आना पड़ेगा। पढ़ते आना क्या, जब हम आगे पहुंचेंगे, मान लो ये हमारा पहला लेसन खत्म हुआ था, जो दूसरा लेसन हम पढ़ने जाएंगे तो हमें पीछे की चीजों को क्या करना होगा, याद रखना होगा, रिपीट करना पड़ेगा, तभी वो आगे की चीज समझ आएंगी। मतलब हम ऐसा नहीं कि अगर पीछे की चीजें पढ़ ले तो उसको दिमाग से उतार कर अगला लेसन पढ़ जाकर, हमें ऐसा नहीं कर सकते। हम सीधे कह दें कि जो हम आगे पढ़ने चलेंगे वो पीछे की चीजों को कवर करना पड़ेगा कि हमने क्या क्या चीज पढ़ा है, क्योंकि पहली वाली चीजें आगे वाली चीजों में काम आने वाली है। पहले में का जो भी चीजें अध्ययन करेंगे हम, कुछ बेसिक चीजें, वो दूसरे लेसन में काम आएंगी। तो आगे अगर हम पढ़ के जा रहे हैं तो पीछे हमें रिपीट तुम्हारा काम करना पड़ेगा, तुम लोग याद करना पड़ेगा कि ये हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े कि नहीं पढ़े इसको भी, तो पीछे की चीजें। इसीलिए हम कहते हैं कि टू रनवे ट्रैफिक की तरह लगता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो पीछे को हमें रिपीट करना पड़ेगा। और छठा नंबर, छठवीं बात क्या याद रखनी है, तो छठी बात ये याद रखनी है कि यहां पर जो सफर होगा, ये शब्द हम हमेशा नाम लेते हैं, बीज से बरगद तक का चलेगा। बीज से बरगद मतलब अभी हमने क्या बोला है, कार्बन से संबंधित यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। मतलब कार्बनिक रसायन को पढ़ना है तो पहले हमें बीज से बरगद तक का सफर करना पड़ेगा। मतलब ये इतना वो रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा कि तुम्हें बीज से बरगद तक का सफर दिखाई पड़ेगा। मतलब कि ये पेड़ है, कुछ इस तरह से कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन हम करेंगे। शुरुआत करेंगे यहां से, आगे चलते चलते इतना वो हो जाएगा, घनघोर हो जाएगा, इतनी भयंकर इसमें मैकेनिज्म पढ़ने को मिलेगा कि तुम लोग कहोगे कहां कहां से शुरू किए थे कहां तक हम पहुंच गए। इसमें इतनी तगड़ी चलती है यहां पर। मतलब बीज से बरगद मतलब एक बीज बोएंगे हम कार्बन का, और कार्बन के बीज से बोते बोते हम इतनी दूर निकल जाएंगे तुम्हें खुद नहीं पता रहेगा कि हम कहां थे और कहां आ गए, हम क्या पढ़ रहे इस समय आकर के। इतनी चीजें चलती यहां पर। तो ये क्या है, बीज से बरगद तक का सफर रहेगा और बिल्कुल सुनहरे टाइप में रहेगा, एकदम मस्त लगता है ये पढ़ना। ये चीज है सुनहरा, उतारना है इसको तो नहीं।
रोक देना ना तो। आरती हैं? चलो देखो, तो यहां पे समझ में आया ना। ये सब तो चीजें क्या थी अभी, ये सब चीजें क्या थी, ये तो अभी हम अपने जो गोल हम बनाए हैं अपना अचीव करने के लिए, उसके लिए बातें बताए हैं। अब हमें पढ़ना कैसे है, इसको हम शुरुआत कैसे करें कि हमें ये अच्छे समझ में आ जाए, तो उसके लिए तुम्हें पहले क्या करना होगा, करना क्या होगा, जीओसी को पढ़ना। मतलब जैसे हम पढ़ा रहे पहले वैसे पढ़ो एकदम, तब जाकर के ये 100 में से 100 नंबर कोई रोक नहीं सकता तुम्हें लाने में। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ो। तो हम पढ़ने क्या चल रहे, अब हम पढ़ेंगे इसमें जीओसी के बारे में। सबसे पहले सिलेबस को अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे, जीओसी। और हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए हम अगर बात करें तो। जीओसी का मतलब, इसका मतलब हो गया जनरल ऑर्गेनिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब सामान्य रसायन विज्ञान हम पढ़ने चल रहे हैं अभी हम। मतलब जो हमारे पास जो हमें काम के लायक है, सामान्य रसायन विज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सामान्य चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। मतलब जिसको हम जीओसी के नाम से हम हर एक बच्चे को पढ़ाते हैं। अगर हमें अकार्बनिक रसायन, सॉरी कार्बनिक रसायन को अगर हमें टारगेट करना है कार्बनिक को, तो उसके लिए हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले जीओसी से स्टार्ट करना होगा, पढ़ना पड़ेगा पहले जीओसी। मतलब सामान्य चीजें हमें पढ़ना पड़ेगा यहां पर, तब जाकर समझ में आएगा। अब सामान्य चीजों में सबसे पहली चीज तो अगर स्टार्ट करें हम यहां पर, तो वो हमारा कौन आएगा, कार्बन। अब यहां ध्यान देना, यहां से बीज बोना शुरू करेंगे यहां से धीरे धीरे। कार्बन, कार्बन में अगर हम बात करें तो कार्बन क्या है, तो हमारा जो है ना कार्बन, कार्बन एक अधातु है। क्या है, कार्बन एक अधातु है। अगर हम और बेसिक चले, और अगर हम बेसिक देखें तो कार्बन एक क्या है, कार्बन एक तत्व है। क्या है, कार्बन एक तत्व है, जब्त है। क्या हो गया मीना, कार्बन एक जब्त है, कार्बन एक तत्व है। दूसरा क्या है, कार्बन एक अधातु होता है। ये सब बेसिक चीजें याद रखना। कार्बन का प्रतीक क्या है, कार्बन का प्रतीक सी होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक जिसको हम लिखते क्या है, जेड। तो कार्बन के परमाणु क्रमांक, परमाणु नहीं लिखो, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को किससे लिखते हैं, जेड। इसका होता कितना है, 6 होता है। एक चीज याद रखना कि परमाणु क्रमांक को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक को ही हम प्रोटॉनों की संख्या भी कहा जाता है। प्रोटॉनों की संख्या भी कहा जाता है। परमाणु क्रमांक को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। मतलब परमाणु क्रमांक कितना है कार्बन का, 6। मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी हम 6 ही कहेंगे। कोई पूछे कि मतलब कोई पूछे कि कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो परमाणु क्रमांक को ही तो प्रोटॉन के नाम से जानते हैं हम। हाइड्रोजन का प्रोटॉन कितना होता है, हाइड्रोजन में
एक, क्योंकि परमाणु क्रमांक एक तो उसका भी एक, और नाइट्रोजन का 7 होता है तो उसका प्रोटॉन कितना होगा 7। मतलब सीधा हम कहते हैं परमाणु क्रमांक जो होता है उसी को हम प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं, प्रोटॉनों के नाम से भी जानते हैं हम। अगर हम बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे थोड़ा चलते हैं। तो छोटे से क्लास में जब बच्चे होते हैं तो उनको ऐसे बताया जाता है 2,4, ऐसे डायरेक्ट बताया जाता है कि जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना वो 2,4 होता है। एक चीज और पता होना चाहिए, एक होता है हमारा कक्षक। कक्षक में कौन कौन होते हैं, एस कह रहे हैं। कक्षक के नाम कौन है, के, एल, एम, एन, ये हमारे होते हैं कक्षक। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कितने होते हैं कक्षकों में बताया गया होगा तो 2 होते हैं के वाले कक्षक में, दूसरे में होते हैं 8, इसमें होते हैं 18, इसमें होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। मतलब के वाले घर में 2 इलेक्ट्रॉन, एल वाले घर में 8, एम वाले में 18, एन वाले घर में 32। ये हो गए भी कौन, ये हमारे हो गए कोष यानी कक्षक। उपकक्षक कौन होते हैं, उपकक्षकों के नाम जो होते हैं वो होते हैं एस, पी, डी, एफ, ये हमारे उपकक्षक होते हैं। अगर उपकक्षकों में अगर हम बात करें तो एस वाले कोष मतलब एस वाले उपकक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं 6 से भरता है, डी का पेट कितने से भरता है 10 से, और इसका 14 से। अब अगर एक बात करें जैसे मान लो कक्षक जो होता है मतलब उपकक्षक जो होता है कक्षक से मिलकर बना होता है, इसलिए अब एक गेम खेलते हैं यहाँ पर। के वाले का अगर घर बसाना है तो कितने उपकोष को लाना पड़ेगा, केवल एक, क्योंकि के वाले घर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो किसको ला दें किसका घर बस जाए, एस वाले को ला देंगे क्योंकि एस में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका तो घर बस गया। अगर हमें एल का घर बसाना है, एल का घर बसाना तो क्या कर दे, एल का घर बसाने के लिए हमें एल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो यानी कि एक तो यस को लाना पड़ेगा और एक पी को, क्योंकि यस में होता है 2, पी में होता है 6, तो 6 और 2 8, एल का हमारा घर बस जाएगा आराम से। मतलब एल वाले को अगर घर बसाना है तो 2 व्यक्ति आएंगे, के वाले के लिए 1 व्यक्ति आएंगे। एम वाले का अगर घर बसाना है तो कितने लोगों को बुलाकर लाना होगा, एस को भी, पी को भी, डी को भी, तब इसका घर बसेगा। 2 और 6 8, 8 10 18 और 18 होता है। एन वाले के लिए कितने लोगों को लाना पड़ेगा, सबको, एस, पी, डी, एफ, ये चारों लोगों को लाना पड़ेगा। ये तभी बेसिक चीजें वैसे हो गई नॉर्मली जो हमें याद रखने वाली चीजें हैं। हमें यहां पर समझना है कि जब छोटे से हम क्लास में होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि बच्चा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,4 होता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा और दूसरे टाइप से लिखेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, ये तरीका बताएंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए एक सूत्र होता है, वो किसके नियम से लगाते हैं हम, अफबाहु का नियम पढ़ाएंगे इसको। अभी खाली याद रखना, अगर नहीं जानते हो तो इसको बताएंगे अभी हम, बस खाली जैसे भी बता रहे हो वैसे इसको समझ जाओ। अब बाहु के नियम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। बाहु का नियम क्या होता है, 1s2 होता है, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10। ऐसे हम चाहे तो जितना लिख सकते हैं 7 तक लिख सकते हैं। 7 तक लिखा आता है इसका, इसमें कितना तक लिखा आता है 7 तक लिखना चाहे तो देखो 7 होते आधुनिक आवर्त सारणी में लाइन, तो 7 ही तक हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और आगे हम लिखना चाहते हैं इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारा इतने से काम चल जाएगा यहाँ पर, इसलिए हम रोक रहे हैं यहाँ पर। अब इसको हम ऐसे काट देते हैं, ये कट गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कैसे करते हैं, पहले कौन आ रहा है, कार्बन के परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। अब इस 6 का यानी कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाना हमें, तो कैसे करेंगे, तो पहले कौन आता है 1s2 मतलब 1s2, फिर कौन आता है 2s2 तो 2s2 लिख देंगे, फिर कौन आएगा 2s2 के बाद से 2p6। लेकिन ध्यान रखना
कि हमें दो चीज ध्यान देना है कि किस वाले कोष पर कितना इलेक्ट्रॉन आता है और कितना आना चाहिए। तो गिनती में भी ध्यान रखना कि हम किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर रहे हैं, कार्बन का। तो कार्बन पर होते हैं 6, मतलब 6 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने भी नहीं चाहिए। तो बताओ जरा कि पी पर होता है 6, लेकिन जब 6 रख देंगे तो यहां तो हो जाएगा टोटल मिला के 10, और हमें लाना कितना है, 6 ही रखना है। तो इसका मतलब पी पर हमें कितना रख देंगे, 6 हो जाए। तो पी वाले कोष पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन को रखना होगा। अब टोटल मिलाएंगे तो ये हो गया। अब ध्यान देना, अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये इन लोगों को ना लिख करके केवल संख्या 2 2 और 2, मतलब बड़े बच्चों को अब ऐसे सिखाया जाता है कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2,2,2। ये हमारा पहला कोष हो गया और ये हमारा दूसरा कोष चल रहा है। पहला कोष तो कंप्लीट है, दूसरे कोष हमारा कंप्लीट नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहां पर ध्यान दो जरा कि ये वाला कोष कब कंप्लीट हो जाता। एक चीज और पता होगा, इलेक्ट्रॉनों के जो विन्यासिक का जो क्रम होता है वो 2,8,8 18 18 32 ऐसे दिखाया जाता है, या फिर कहीं कहीं पर हम ऐसे लिखते 2 8 18 32 ऐसे लिखते हम। देखो यही तो है, कहा गया 2 8 18 32 होता है। तो पहला वाला घर, के वाला घर बच चुका है। फिर कौन सा घर आएगा, एल वाला, मतलब ये वाला घर की बात चल रही है। यहां पे इसको मिटा लें, इन दोनों की बात चल रही है यहां पर। तो इसका तो घर बच चुका है। अब हमारे पास कौन आ रहा है, 8 आ रहा है। और 8 अगर हमें लाना है दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, हमें इतना पता चल चुका है कि ये कोष अभी हमारा भरा नहीं है, ये अधूरा है। और संसार का एक नियम, यानी समाज, हमारे समाज का एक नियम होता है कि हर एक व्यक्ति क्या सोचता है कि अस्थायीपन से स्थायीपन में जीने की कोशिश करता है। मतलब गरीब से अमीर व्यक्ति बनने की वो कोशिश करता। सबका यही काम है कि हम गरीब से क्या हो जाए, अमीर। ऐसा तो कोई नहीं सोचता है कि हम अमीर से गरीब हो जाए। सब लोग यही सोचते हैं कि अब गरीब से क्या हो जाए, अमीर। तो यह वही सोचता है, उसी का खेला यहां पर भी चलता है। हर एक व्यक्ति सोचता है कि अस्थायीपन से कहां जाने की कोशिश करता है, स्थायीपन में जीने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर देखो क्या है, अस्थायी है। क्यों अस्थायी है यहां पर, इसलिए बोले हम, इसलिए हम इसको बोल रहे अस्थायीपन, क्योंकि इसका कोष क्या है, भारा नहीं। अगर हमारे पास भरपूर पैसा नहीं होगा तो हम क्या होंगे, अस्थायीपन में रहेंगे। अगर हमारे पास भरपूर पैसा आ जाए तो हम अपने आप में क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। तो वही हाल यहां पर भी है कि ये इनके पास पूरी तरह से कोष भरा नहीं है। मतलब ये क्या है, कार्बन हमारा जो होता है वो अस्थायी होता है। कार्बन को स्थायी होने के लिए सोचो जरा कि अगर ये कोष को अगर हमें पूरा भर दे किसी तरह से, तो ये हमारा कार्बन क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। अगर कार्बन को स्थायी बनाना है तो हमें ये बाहर वाला कोष क्या करना है, पूरी तरह से भरना पड़ेगा। अब पूरी तरह से भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। हम ऐसा क्या कर दे कि ये पूरी तरह से कोष भर जाए। तो ये हो सकता है कि पी पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, होते कितने हैं, 6 होते हैं। कितना दे दे कि पी का कोष भर जाए, 4 दे देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका 6 और 2 8 कंप्लीट कोर्स हो जाएगा इसका। मतलब इसका जो कोर्स हो जाएगा वो फिट हो जाएगा। मतलब यहां पर 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और 4 दे देंगे तो ये देखो 2,2 यानी 2 2 4 और 4 और दे देंगे तो क्या हो जाएगा 8। या तो क्या हो, अगर 4 इलेक्ट्रॉन को अगर ना दे पाए तो कार्बन यही सोचता है कि इस 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर ले, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर वाला जो कोष हमारा नहीं भर रहा है, खाली है, उसको निकाल फेंक दो, तब भी वो अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश करेगा। मतलब वो कार्बन ये सोचता है कि या तो ये पूरी तरह से कोष भर जाए और या तो पूरी तरह से ये क्या हो जाए, खाली हो जाए। यहां पर कार्बन के स्थायी होने के लिए अगर हम बात करें कार्बन के स्थायित्व की, तो कार्बन के स्थायित्व की अगर हम बात करें तो यहां पर कार्बन के स्थायी होने के लिए 2 ऑप्शन आते हैं। 2 ऑप्शन क्या होते हैं, 2,4 होते हैं। यहां पर इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं इस तरह से ऊपर वाले को, ये जो लिखा हुआ है। तो कार्बन को अगर स्थायी होना है तो इसके लिए ऑप्शन 2 ठो आते हैं यहां पर। ऑप्शन नंबर पहला ये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये, क्या चीज
कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाए, ग्रहण कर ले, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को कहीं से ले ले, मतलब ग्रहण कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, वो ग्रहण कर ले, तब वो स्थायी हो जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या होगा, जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन को कार्बन ग्रहण करेगा तो कार्बन पर आ जाएगा C4-। क्या आ जाएगा कार्बन के ऊपर, C4-। ध्यान देना, अगर नहीं समझ आ रहा तो यहां पर ऐसे कि जैसे मान लो हमारे पास ये कार्बन है, ये क्या हमारे पास कार्बन है, कार्बन है तो परमाणु क्रमांक है, तो ये हमारे पास कार्बन है। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। प्रोटॉन कितने हैं, 6 होते हैं। मतलब अच्छी बात यही होती है कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं, प्रोटॉन भी 6 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 6 ही होते हैं। प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, सब 6 होते हैं। द्रव्यमान संख्या कितना होता है इसमें, वो होता है 12। एक सूत्र होता है, नहीं पता है कि कैसे 12 है, तो एक सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या बराबर Z प्लस का N। तो Z कितना है, मतलब परमाणु क्रमांक 6 है, या प्रोटॉनों की संख्या जिसको कहते हैं हम, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या है 6, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है 6, तो ये 6 और 6 एक का मान, इसलिए 12 कहा जाता है कि द्रव्यमान संख्या क्या हो गया, 12 हो गया। तो तनी ध्यान देना जरा कि अगर हम क्या कर ले कि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन अगर स्थायी बनाना चाहता है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों में कितना वृद्धि हो जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। प्रोटॉन अभी भी कितना रह जाएगा, 6 ही रह जाएगा। तो यहां पर चेक किया जाए तो किसकी संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, 4 से बढ़ी। तो हम सीधे कहते हैं कि जिसकी संख्या ज्यादा होती है और भी जितना ज्यादा होता है उतने से उसका घर माना जाता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, तो वो घर किसके नाम से जाना जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो इलेक्ट्रॉन के नाम से। कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, 4, तो इसलिए वहां पर C4- कहा जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, दिखाई दे दिया। या तो ऑप्शन नंबर 2 ये हो सकता है कि अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को कहीं से ले ना पाए तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर वाला क्या कर दे, ये 4 इलेक्ट्रॉन दोनों अपना बाह्यतम कोष वाला, K का तो घर बसा हुआ, L वाला घर नहीं बस पा रहा, 4 इलेक्ट्रॉन देना था, नहीं ले पाया, ऑप्शन था ले लेगा तो स्थायी हो जाएगा। अगर ऐसा करता है तो इसके ऊपर कैसा आएगा, C4-। अगर ऐसा नहीं करता है तो क्या हो पाएगा, फिर कार्बन ये सोचता है कि या तो हम फिर 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे। ऑप्शन नंबर 2 ये आता है इसके लिए कि कार्बन ये सोचता है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, त्याग कर दे। अगर ऐसा संभव हुआ तब, अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे उसके पास, 2। प्रोटॉन अभी भी कितना रह जाएगा, अभी प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं आएगा, प्रोटॉन हमारा अभी भी 6 ही रहेगा। अब बताओ किसकी संख्या बढ़ गई, कितना बढ़ गया, 4। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जिसे त्याग कर रहा है तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, और जो ज्यादा होगा उसी का घर माना जाता है। तो यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है तो इसलिए हमने C4+ लिख दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा था इसलिए हमने C4- लिख दिया। तो यहां पर ये चीज बन के आएगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग ग्रहण करवाएगा तो C4-, और C4- को हिंदी में हम क्या कहते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं हम, कार्ब ऋणायन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्ब ऋणायन का नाम देते हैं। अगर C4+ बनाता है तो उस स्थिति में उस बच्चे का क्या नाम देंगे हम, कार्ब धनायन का हम उसको नाम देते हैं। तो ये सब चीजें, मतलब कार्बन को स्थायी अगर होना है, कार्बन क्या करता है, सोचता है कि हमारे पास भरपूर पैसा नहीं है तो हम या तो क्या कर ले कि या तो हम ये कर ले कि कहीं से उधार ले लें तो अपने जीवन में खुश हो जाएंगे, और या तो हम बिल्कुल क्या कर दे, साफ कर दे, तब भी अपने जीवन में खुश हो सकते हैं। अब लेने पर तो ठीक समझ में आ रहा है कि ये उधारी ले लेगा कहीं से तो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। थोड़ा सा ये नहीं समझ में आ रहा कि निकाल देगा तब ये कैसे खुश होगा। तो ये कहानी बताते हमेशा कि जैसे मान लो कि एक बच्चा है, उस बच्चे को कहा गया कि बच्चा तुम 10 में पास करो, तुम्हें हम एक बढ़िया से क्या करेंगे,
सेकेंड हैंड नहीं, आईफोन तुम्हें हमें गिफ्ट करेंगे, आईफोन तुम्हें देंगे, तुम बढ़िया से पास हो जाओ, ठीक है, तुम्हें इनाम रखेंगे। तो हमने बच्चे से कहा कि बच्चा तुम हाई स्कूल में अच्छे से पास हो जाओ, हम क्या करेंगे तुम्हें 30-35 हजार वाला तुम्हें फोन अच्छे से एक ला करके देंगे। मान लो 35 हजार का हमने उसको बोल दिया फोन ला करके देंगे, चलो ठीक है। जब वो अच्छे नंबर से पास हो गया मेहनत कर और करके, फिर जब हमारे पास आया कि हमने बढ़िया नंबर से पास कर लिया, अब क्या होगा, याद दिला रहा क्या होना चाहिए, तो हमें समझ में आ गया कि हाँ बोले क्या थे हम। तो हमने क्या किया, उसमें से हमारे पास 20 हजार रुपया था, 20 हजार रुपया उस लड़के को दे दिए, कह दिए जाकर क्या करो कि कोई छोटा मोटा फोन खरीद लो। तो लड़का क्या कहेगा, अब वो गरियाएगा, पहली बात तो पहले गरियाएगा मन ही मन, सामने तो नहीं गाली देगा लेकिन मन ही मन गरियाएगा। मन ही मन क्या गाली देगा, मन ही मन गाली ये देगा कि जब हमें क्या, वो सोचेगा पहले तो कहेगा कि या तो हमें पूरा पैसा दो और या तो यहू रख लो। मतलब उसके मन में यही चलेगा हम छोटा फोन नहीं लेंगे, हम चाहिए, हमें फोन चाहिए तो चाहिए कौन सा, आईफोन ही चाहिए, वरना हम एक को फोन ले लेंगे, वो फोन ले लेंगे, वो पैसा रख लो। अगर लालच लग रहा है कि हम 20 हजार दे दी, काफी दे दिए, तो यह पैसा रख लो। मतलब उसके बच्चे के मन में क्या चलेगा कि या तो फोन के लिए हमें पूरा पैसा लाओ, 35 का 35 हजार, 15 हजार और दे दो, और या तो यह पैसा रख लो, तब भी हम अपने जीवन में खुश रहेंगे। मतलब उदासी के तौर पर वो खुश हो जाएगा। वही यहां पर भी है कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन को कहीं से ले ले तब ये अपने जीवन में स्थायी हो जाएगा, और या तो अपना ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, निकाल दे, तब भी अपने स्थायी, मतलब कि अपने जीवन में कार्बन क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो इसलिए कार्बन के 2 ऑप्शन आते हैं, कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले स्थायी होने के लिए, और या तो 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे, त्याग कर दे अपने जीवन में खुश होने के लिए। अगर त्याग करेगा, अगर कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो कार्बन धनायन बनाता है, और अगर कार्बन ग्रहण करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को तो वो कार्बन ऋणायन का नाम दिया जाता है इसको। तो अभी तो यहां से, अब खेल तो शुरू होगा इनका यहां से जबरदस्त। अब धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ रहा है, समझने की कोशिश करना है यहां पर। अब धीरे धीरे ये अपने, हम कहते हैं साइंस की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहां से सारा खेल यही से शुरू होगा, कार्बन के स्थायित्व से। तो इसको जल्दी से नोट कर लो तनी। यहां तक कहानी समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें अभी तक। ये अभी बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं यहां पर। इतना बेसिक चीजें जो है अभी कहीं से नहीं समझ में आएगा, तुम्हें कहीं नहीं पढ़ ले पाओगे।